स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में। तो आइए हम पिछली कक्षा में जो पढ़े थे वर्ण विच्छेद पढ़े थे पिछली कक्षा में। वर्ण विच्छेद को हमने वहीं पे पूरा गहनता से समझा दिया था। आज का जो टॉपिक होगा आपका शब्दकोश होगा। शब्दकोश। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा शब्दकोश। तो आइए हम आगाज करते हैं शब्दकोश से। तो इस शब्दकोश की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा आदि का प्रयोग सन्निवेश होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं। तो हम समझ लेते हैं वर्तनी क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरण क्या है, निर्देश क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। जो वर्तनी होती है, आपने सुना है वाक्य जो होता है, एक वाक्य शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ शुद्ध शब्द होते हैं, कुछ अशुद्ध शब्द होते हैं, उसी को वर्तनी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्युत्पत्ति पे। तो जो व्युत्पत्ति होती है उसमें क्या होता है? विशेष क्रम से उत्पत्ति, मतलब विशेष क्रम, एक क्रम से उत्पत्ति होती है, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। अब अर्थ जो लिखा है आपका, अर्थ का मतलब ये होता है कि व्याख्या, किसी शब्द का व्याख्या, मतलब किसी शब्द के अर्थ का व्याख्या, मतलब अर्थ का व्याख्या करते हैं। और जो परिभाषा लिखा है, परिभाषा का मतलब होता है किसी शब्द के व्यवस्थित अर्थ को स्पष्ट करना ही परिभाषा कहलाता है। अब अर्थ के जो अर्थ है लिखा, अर्थ का मतलब मैंने व्याख्या बताया, तो यहाँ भी आप अर्थ का मतलब व्याख्या लिख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परिभाषा किसी शब्द के व्यवस्थित व्याख्या को स्पष्ट करना ही परिभाषा कहलाता है। अब इन सब को जब एक क्रम में लगा देते हैं, जैसे वर्तनी को, व्युत्पत्ति को, व्याकरण, निर्देश को, अर्थ को, परिभाषा को, प्रयोग को, इस सब को जब एक क्रम में लगा देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सन्निवेश कहते हैं। जैसे सन्निवेश का समझाते हैं आपको, एक क्रम में बैठाना या शब्द को सजाना या लगाना, उसी को हम क्या कहते हैं? सन्निवेश कहते हैं। अब इसके जो प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला जो है एक भाषीय, दूसरा है जो द्विभाषीय और तीसरा जो है बहुभाषीय। एक भाषा का मतलब होता है हमें एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हम किसी की बात को समझ सकें, अपने द्वारा समझा सकें उसको। इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए, उसे हम लिख सकें, बता सकें। तो पहला जो हो गया एक भाषीय, हम इसमें थोड़ा सा आपको लिख के बता दे रहे हैं, आप लिखते चलिएगा। एक भाषा एक भाषा का ज्ञान होना ही एक भाषीय कहलाता है। अब द्विभाषीय पे हम बात कर लेते हैं। दो भाषीय क्या हो गया? जैसे आप लोग मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब हिंदी भाषा में जो स्थानीय भाषा बहुत सारी हैं, तो जो आप जिस स्थानीय गांव से या शहर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ जो स्थानीय भाषा बोली जाती है उसमें आप किसी दूसरे को अपने भाषा में समझा दो और उसको लिखकर बता दो, और वो जो कुछ पूछे उसको भी बता दो, वही होता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, तो एक भाषा आपका हो गया हिंदी। आप हिंदी में किसी को समझा सकते हैं। अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से पहुंच गए महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र जब आप पहुंच गए तो वहां तो मराठी का बहुत ज्यादा प्रचलन है, क्योंकि अधिकतर लोग वहां मराठी बोलते हैं। तो जब आप मराठी को भी अपने हिंदी भाषा के रूप में उतना ही जानकारी हो जाएगी जितना आपको हिंदी भाषा में है, तो आप जैसे मराठी लोग के सामने जब बात करेंगे तो उनको ये एहसास नहीं हो पाएगा कि ये यूपी से आया है, उसको यही लगेगा कि ये भी यहाँ महाराष्ट्र का ही रहने वाला है।
तो आपको एक तो हिंदी भाषा का ज्ञान हो गया और दूसरा आपको क्या ज्ञान हो गया, मराठी भाषा का। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब हो गया दो भाषा का मतलब द्विभाषीय, कि दो भाषाओं का ज्ञान, दो भाषाओं का ज्ञान। जब दो भाषाओं का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं द्विभाषा। अब इसी प्रकार बहुभाषीय हम देखते हैं। अब हमने जैसे आपको बताया उत्तर प्रदेश हो गया, आप महाराष्ट्र भी गए, महाराष्ट्र में आपने उसको भी सीख, मराठी भी सीख लिया। अब महाराष्ट्र से जब आप मान लीजिए पश्चिम बंगाल चले गए, अब पश्चिम बंगाल में तो बंगाली बोली जाती है। अब वहां आपको रहने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, क्योंकि जब भाषा आपको नहीं पता होगी बंगाली, तो बहुत अधिकांश लोग जो होंगे वहाँ के पश्चिम बंगाल के, वो बंगाली बोलते होंगे। बस कुछ ही लोग आपको मिलेंगे जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते होंगे। तो जो आप वहाँ पर जाके बंगाली भाषा सीखेंगे, उसमें लिखना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे, ये सब जब आप जान जाएंगे और बात करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी, तो जब आपको एक भाषा तो हो गई, आप हिंदी जान गए, आपका ही भाषा है। दूसरा आपको मराठी आ गई, और तीसरा आपको जब बंगाली आ गई। जब आप दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो गया तो उसी को हम कहते हैं बहुभाषा। अब ये आप लिख लीजिए, बस ये हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिए हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं या पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं शब्दकोश में स्वर की शुरुआत या प्रारंभ से। तो हम देखते हैं शब्दकोश में स्वर की शुरुआत किससे होती है। तो हमने आपको पिछली कक्षा में ये बताया था कि स्वर की जो शुरुआत होती है, स्वर की शुरुआत जो होती है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इस प्रकार हम गए थे। लेकिन यहाँ हम क्या जोड़ दिए आगे, शब्दकोश में स्वर की शुरुआत। तो शब्दकोश में स्वर की शुरुआत अंगा से होती है, फिर छोटा आ आता है, क्योंकि इसमें चांद बूंदी लगा है, तो चांद बूंदी लगा है तो इसे हम अनुनासिक भी स्वर कहते हैं, क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। और इसके बाद आएगा आपका आ, फिर आपका शुरू होगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, वो, आओ। इस प्रकार आप देख लें कि हम आपको ये बता दें शब्दकोश में स्वर की शुरुआत और प्रारंभ। अब हम देख लेते हैं दूसरा, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ये भी हम आपको व्यंजन की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 5 भागों में बांटा गया है, और हर एक भाग का 5 अक्षर होता है या वर्ण होता है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग और टा वर्ग। तो हम देख लेते हैं, यहाँ जैसे हमने लिखा है का वर्ग, ये हो गया का वर्ग। का वर्ग में 5 हैं, जैसे पहला कौन सा हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। अब ये चा वर्ग में भी 5 हैं, तो चा, छा, जा, झा, या। इसी प्रकार टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसी प्रकार ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और इसी प्रकार पा वर्ग में है पा, फा, बा, भा, मा। अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये नोट जो लिखा है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ये एक ही है, एक ही का दोनों नाम है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के मध्य बीच में संयुक्त व्यंजन आता है। इसका कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन तो हमारा ये हो गया 5, और जो ऊष्म व्यंजन है वो हमारा हो गया ये 4 नीचे लिखा है। इसी के मध्य कौन सा आएगा, ये जो हमने लिख रखा है संयुक्त व्यंजन, इसी के मध्य आएगा संयुक्त व्यंजन। तो हम देखते हैं कैसे आता है।
अब देखते हैं स्पर्श। तो हम संयुक्त व्यंजन को यहाँ लिख दिए हैं। छा का जो होता है इसमें हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा का हो जाएगा और पूरा पेटचिरवा सा हो जाएगा। जब हम स्पर्श व्यंजन को संयुक्त व्यंजन में लाते हैं तो जैसे ये जो, जब इसको छा को हम तोड़े तो पहला वर्ण कौन सा मिला, मुझे का मिला। अब ये का के ही तुरंत बाद क्या आएगा, छा आएगा। इसी प्रकार त्र जो है ता के बाद आएगा, ज्ञा जो है जा के बाद आएगा, और जो स्रा है ये सा के बाद आएगा। अब हम देख लेते हैं इसका स्थान। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार हम लिख के आपको अभी एग्जांपल से समझाते हैं। तो हमने कहा जो छा का है इसको हमने कहा का, आधा का और प्लस पेटचिरवा सा है। तो का के तुरंत बाद क्या आएगा, छा आएगा। तो ये का हो गया, और का के तुरंत बाद क्या आ गया, यहाँ आपको छा लिखना है, ये हो गया छा। और इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं ज्ञा। तो ज्ञा किसमें आता है, चा छा जा, और जा के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, ज्ञा। तो यहाँ हम भर देते हैं ज्ञा, ये हो गया ज्ञा। अब ज्ञा के बाद कौन सा आ रहा है, त्रा आ रहा है। तो त्रा हम यहाँ भर देते हैं, ता के बाद आ जाएगा, ता के बाद कौन सा शब्द आ जाएगा, त्रा आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं त्रा। और एक जो लास्ट आपका बचा है, जो त्रा बना बचा है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये सा के बाद आएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, थोड़ा इधर से लिखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हो गया आपका सा। ठीक है, अब ये तो हो गया, मतलब चारों जो संयुक्त व्यंजन थे हमने बैठा दिया किसमें, स्पर्श व्यंजन, और उस व्यंजन में बैठ गए। यही बात हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन बनते किससे किससे हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे बनते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन तो बनते हैं स्पर्श व्यंजन से। जो संयुक्त व्यंजन है हमारे, संयुक्त व्यंजन कुछ तो बनते हैं स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन और प्लस मिलता है इसमें क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और कुछ किससे बनते हैं, स्पर्श व्यंजन से, प्लस किससे बनते हैं, स्पर्श व्यंजन, और प्लस बनते हैं अंतस्थ व्यंजन से। अंतस्थ व्यंजन से बनते हैं। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कैसे। जैसे देखिए का क्या है हमारा, का तो हो गया मेरा क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं का मेरा, जैसे मैंने छा का देखा। अब ये छा देखते हैं किससे बनता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसी को, इस चीज को हम जो ऊपर वाला है इसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया छा। अब छा को देखते हैं, तो ये का जो मेरा किसका है, आधा का, ये हो गया स्पर्श व्यंजन का। और जो ये मेरा क्या है, पेटचिरवा सा है। अब पेटचिरवा सा किसका है, ये है आपका ऊष्म व्यंजन का। अब यहाँ चाहे आप लिख सकते हैं स्पर्श, समझने के लिए मैं स्पर्श ही लिख दे रहा हूँ, स्पर्श व्यंजन हो गया। और ये आपका हो गया ऊष्म। लेकिन इसमें सापे हलंत नहीं लगा है, मैंने ये संकेत आपको दिया है, नहीं आप समझ ले हलंत है, मैं इधर से संकेत दे रहा हूँ। और लेकिन का पे हलंत लगा हुआ है, ये बात याद रखना। इसी प्रकार अब हम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा किससे बना है, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए। तो देख लीजिए त्रा जो है हमारा, त्रा, अब यहाँ इसको यहीं पे लिख ले रहे हैं थोड़ा सा, ये त्रा हो गया। और इसको हम जब लिखते हैं ता लिखते हैं, ता पे हलंत लगाए, तो ये किसका हो गया, ये तो हो गया स्पर्श व्यंजन का। और जो रा हमारा है ये किसका हो गया, ये हो गया अंतस्थ का, इससे त्रा बना। तो ये हम समझ गए ना कि ये क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन में जो होते हैं चार होते हैं वर्ण, जैसे सा है और क्या है, तलब्बी सा, पेटचिरवा सा और हा। और अंतस्थ व्यंजन में है आपका या, रा, ला, वा। अब इसमें थोड़ा सा और ये देख लेते हैं कि अंग और आह को क्या कहते हैं। अंग और आह को
अयोग वाह कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। और जो मैंने कहा छोटा आ, अब इसे छोटा आ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जब इसको हम बोलेंगे ना, उच्चारण करेंगे, तो नाक और मुंह दोनों से हवा आनी चाहिए। ये क्या होता है, अनुनासिक होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम मिटा के इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे शब्दकोश के कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए तो हम एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हमने अभी बताया था, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको जैसे देगा, क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, कौन सा शब्दकोश पहले आएगा। नहीं, ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश पहले आएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं, कौन सा अब कौन सा शब्दकोश। अब जैसे हम क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसे इस प्रकार का देगा, जैसे लिख देगा का लिख दिया। अब और एक क्या लिख देगा आपका, मान लो लिख दिया खा लिख दिया, एक लिख दिया का के ऊपर चांद बिंदी, और एक लिख दिया का। अब ये लिख देगा और ऐसे आपसे पूछ लेगा कि कौन सा शब्दकोश पहले आएगा। अब आपको इसमें बताना है कौन सा पहले आएगा। तो अभी हमने आपको बताया है स्वर में ही कि सबसे पहले आपका जो स्वर की शुरुआत होती है शब्दकोश में, अंग से होती है। तो आपका इसका वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो इसका क्या बनेगा, का बन जाएगा प्लस। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका ये, तो सबसे पहले कौन आ गया, ये आ गया। इसी प्रकार अगर दूसरा आप देखोगे तो दूसरा कौन सा है, पहला तो ये हो गया और दूसरा आएगा आपका ये, और तीसरा कौन आएगा। अब जाहिर सी बात है तीसरा ये का आ जाएगा आपका, और चौथा आएगा ये। ठीक है, अब हम थोड़ा शब्द देख लेते हैं, शब्द की कौन सा शब्द पहले आएगा। तो एग्जाम्पल उसका भी आप लिख लीजिए, इसी पर शब्द लिख दे रहा हूं। जैसे शब्द हमने लिख दिया कान, लिख दिया दान, लिख दिया राम, लिख दिया और सीता लिख दिया। अब ऐसे पूछेगा कौन सा शब्दकोश के हिसाब से पहले शब्द आएगा, तो आपको बताना होगा। अब जैसे हमने अभी आपको बताया था, अब जैसे कान है तो अगर स्पर्श व्यंजन का एक का हो गया, ये भी स्पर्श व्यंजन का हो गया, लेकिन देखना है सबसे पहले कौन सा आता है स्पर्श व्यंजन में। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में यही आएगा, तो पहला तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, सही तो यही होगा, ये पहले नंबर पर आ गया। और का के बाद कौन कौन सा, का, खा, गा, घा, अंगा, कोई आ नहीं, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा। अब देखो पा के बाद कौन सा आ गया, ता, था, दा, धा, ना और पा, फा। तो ये ता आ गया आपका, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्योंकि ये ता वर्ग का है ना दा। और उसके बाद कौन सा आएगा, ये पा वर्ग में आता है, पा, फा, भा, भा, मा, या, रा, ला, वा। अब देखो ये तीसरा हो गया क्योंकि ये रा आ रहा है ना, ये तीसरा हो गया। अब रा किस में आता है, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ में आता है। और ये चौथा आपका हो गया, ये उसमें, सा किस में आता है, उसमें। इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। तो आज हमने शब्दकोश में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पिछली क्लास में जो था वर्ण विच्छेद के बारे में, थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद
कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द आप ले लीजिए, जो शब्द आप लेंगे उसमें स्वर और व्यंजन दो ही चीज होंगे, स्वर और व्यंजन ही होंगे। अब स्वर और व्यंजन को जब आप अलग कर देंगे तो वही होगा आपका वर्ण विच्छेद होगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। जब कोई वर्ण आधा होगा, जब कोई वर्ण आधा होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया मध्य, मध्य लिखा। अब इसमें आधा धा है, अब आधा धा है तो आप ये समझ जाइए इसमें स्वर नहीं लगेगा। इसका मैं वर्ण विच्छेद करके आपको दिखा दे रहा हूँ। म लिखे और आ लिख दिया, और इसका मैंने लिख दिया धा, ये तो ऐसे हो गया, और या लिख दिया और आ लिख दिया, या पर मैंने हलंत लगा दिया, ये हो गया मध्य। अब ये मध्य जो आधा धा है इसका स्वर नहीं होगा। कोई भी अगर आधा वर्ण है तो उसका स्वर होगा ही नहीं, और लेकिन अगर पूरा वर्ण है, जैसे पूरा व्यंजन है, तो उसका स्वर होगा। हो सकता है गलती से कभी कभी ध्यान ना रहे, हम वर्ण विच्छेद नहीं कोई कर रहा हो तो लगा दिया हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि अगर पूरा व्यंजन है तो उसका जरूर स्वर होगा। ये आप इतना बात ध्यान में रखिएगा। और एक चीज हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें अभी याद आ गई, तो उसे आप लिख लीजिएगा। मूर्धा को कठोर व्यंजन के नाम से जानते हैं। पहला तो ये हो गया, मूर्धा को कठोर व्यंजन के नाम से जानते हैं। और एक होता है आगत व्यंजन, हम यहां पर दूसरा लिख देते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन का मतलब वो होता है कि जो व्यंजन बाहर से आए हैं, जो अपने यहाँ पे नहीं थे, अपने यहाँ जन्म नहीं हुआ है, बाहर से आए हैं, उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको जैसे समझा दे रहे हैं। जैसे अब ये डा के ऊपर ये लगा दिए, ठीक है। अब ये जैसे का लिखे, अब का के नीचे ऐसे बिंदी लगा देते हैं। खा लिख लिया, ऐसे यहाँ बिंदी लगा देते हैं। तो ये तो अंग्रेजी का हो गया है। ये कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। और ये जो दोनों हैं अरबी या फारसी से हैं, अरबी फारसी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो कुछ था मैंने आपको बता दिया शब्दकोश से संबंधित। अब हम आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नए बच्चे हैं वो तो जरूर एकदम न भूलें, और क्लास को अटेंड करें। और हम आपसे लेते हैं इजाजत, मिलते हैं अगली क्लास में। तो उस क्लास में जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे शब्द, शब्द के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम आपसे लेते हैं इजाजत।